Okay, so hello everyone. This is lecture number 11 of some basic concepts of chemistry. और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन कुछ अदर चैप्टर्स में जो कि डायरेक्टली मोल कंसेप्ट से की बहुत हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये 11वां लेक्चर है। अराउंड हमारे 10 लेक्चर्स हो चुके हैं और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। मान लिया अगर ये कोई लेक्चर 1 भी अगर अभी देख रहा हो तो 1 से लेके 10 तक की जर्नी वो थोड़ी सी उसे मेहनत करनी पड़ेगी, वो कवर कर सकता है। तो हुआ कुछ बहुत सच डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो बिट्स एंड पीसेस में करके हमने काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है। तो ग्लास इज़ हाफ फुल एज वेल एज हाफ एम्प्टी। बट यहाँ पर मैं अब आप क्योंकि 10 लेक्चर्स अगर आपने देख लिए होंगे, थोड़ा थोड़ा ही आपको कुछ चीज़ें ज़रा समझ में आई होंगी, फेमिलियराइज हुए होंगे। तो हम यहाँ ज़रा डिस्कशन करना चाहेंगे कि अदर चैप्टर्स जिसमें मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन है वो क्या है, कैसे हैं। ठीक, ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं। ये मैंने अपने लेक्चर 1 में डिस्कशन किया हुआ था कि कैसे हाउ विल द स्कीम ऑफ थिंग्स गो अबाउट। तो मैं देखना यहाँ पर चाहूँगा। जैसे ये बुक 1 है हमारे पास में अभी, ये हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर हम कवर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इस एक आर्टिकल को छोड़ के, सिग्निफिकेंट फिगर्स को छोड़ के बाकी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं यहाँ इस चैप्टर में। ठीक, और आप ये मान के चलें कि अभी 2 से 3 लेक्चर, ये 11वां लेक्चर है हमारा, इसके बाद आप मान लें 2 लेक्चर और एट मैक्स 3 लेक्चर और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, जून के महीने में अब से लाइक टुडेज 30 ऑफ मई, जून के महीने में आप ये मान के चलेंगे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, पूरा जून अच्छे से करेंगे इसको। ये चलेगा। फिर उसके बाद में एक छोटा सा चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल, ये कवर करेंगे। और फिर उसके बाद में एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जिससे केमिस्ट्री एकदम खुल के आएगी। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें क्योंकि जो गैस लॉज या PV=nRT है, आइडियल गैस इक्वेशन देखिए लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इनफैक्ट जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसका बिलीव मी फ़ायदा यही है। मैं अगर अभी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के दिखाऊं, 30 सवाल है। ठीक, आप 30 में से 20 सवाल अभी कर लेंगे। जी हाँ, हम जैसे पढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा यही है। फिर थर्मोडायनेमिक्स आएगा और उसके बाद में इक्विलिब्रियम आएगा। ये बुक 1 के 7 चैप्टर्स हैं। 2 साल के पीरियड में लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, 2 साल 11th और 12th मिला के 4 बुक्स हैं। 4 बुक्स में सबसे डिफ़िकल्ट बुक है बुक 1। 4 किताबें NCERT में हमारे केमिस्ट्री में, 4 बुक्स, 4 बुक्स आर देयर, 2 बुक्स 11th में, 2 बुक्स 12th में। सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे चैलेंजिंग जो बुक है वो यही है बुक 1, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। सबसे टफेस्ट चैप्टर्स हमें यहाँ क्लास 11th बुक 1 में मिलते हैं। क्लास 11th बुक 2 में कम टाइम लगता है, क्लास 12th बुक 1 में भी उतना नहीं लगेगा, बुक 2 में भी उतना नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये वाली बुक है जो कि हम अभी कर रहे हैं। 11th और 12th में 11th ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, 11th में भी शुरुआत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा और चीज़ें ठीक होती जाती हैं। तो ये 7 चैप्टर्स हैं। आप ये मान के चलें कि अगर आउट ऑफ 100 हमें जो अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने होंगे, रिसोर्सेज, तो वो 70% करने होंगे बुक 1 पे और 30% करने होंगे बुक 2 पे। ठीक, जुलाई के एंड तक, प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ जुलाई, अभी क्योंकि देखिए आज ही अभी फिर से नोटिफिकेशन आया है कि 1 महीने तक और ऐसी लॉकडाउन रहेगा। जुलाई में आप मान सकते हैं कि फिर परमिशन मिड जुलाई से मिलना स्टार्ट होगी और से 20 जुलाई के बाद में मे बी वी कैन होप कि जो है वो इंस्टीट्यूशन वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुलने की परमिशन मिलेगी। हम कहाँ पर होंगे? जुलाई के एंड में, यूनिट 4 के एंड में होंगे। जून के महीने में जून के महीने में जो है वो हम ये कवर कर लेंगे अपना
सॉरी माय पेन फेल डाउन, जून के महीने में हम अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर लेंगे, और जुलाई में वो छोटा सा चैप्टर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हमारा चल रहा होगा। जब ऐसे बाय द एंड ऑफ जुलाई विल बी अबाउट टू एंड केमिकल बॉन्डिंग। हम दो चार पाँच छः दिन आगे जा सकता है, 10 दिन, एंड दैट्स इट। आगे पीछे एक हफ्ता मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। मैं बुक 1 में कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये एकदम डिफाइनिंग चैप्टर्स हैं, लोगों के वीक रह जाने वाले चैप्टर्स हैं, बहुत ध्यान देने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि शुरुआत में ज़्यादा सीरियस रहना, क्योंकि टफ़ चीज़ है ही शुरुआत में, बाद में चीज़ें आसान हैं। ठीक, सरप्राइजिंगली। बुक 2 की अगर हम बात करें, यहाँ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दें। अब ये छोटे चैप्टर्स आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ये देखिए 10th में भी पढ़ा हुआ है, मगर उसका थोड़ा सा और वो देना पड़ता है। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, ये सब इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर हैं। पी ब्लॉक, छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे, देखिए बहुत छोटे छोटे, 299 पेज पे स्टार्ट, 312 पेज पे ख़त्म, 315 पेज पे स्टार्ट, ठीक, 327 पेज पे ख़त्म। तो 10-10, 12-12 पेज के छोटे छोटे चैप्टर्स। ठीक, फिर यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम 11th के एंड में आ रहे होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो यूनिट 12 और यूनिट 13 यहाँ पर आएंगे। तो अब इसीलिए मैंने बताया कि बुक 1 पे बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी, बहुत अच्छे से बुक 1 करनी है। मैं 11th क्लास का 70% टाइम बुक 1 पे देता हूँ, फिर बुक 2 पे 30% टाइम देने, क्योंकि जितने भी जो हमारी यूनिट्स हैं उनमें से कई सारी तो बहुत छोटी छोटी हैं, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको बहुत इज्जत दे के आराम से करना रहता है। बट एनीवेज, हाँ, ये हम अपने आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 12 जो है हमारी, वहाँ पर एक आर्टिकल है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये देखिए, इसीलिए मैंने उसको मार्क भी किया हुआ है। वो पूरा पूरा मोल कंसेप्ट है, पूरा पूरा मोल कंसेप्ट है। तो वो वहाँ मोल कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, और फिर वहीं से एम्पेरिकल फार्मूला पे यूज़ सवाल हमारे आते हैं। तो आज की इस क्लास में जो हमारी इनिशियल हेडिंग थी वो यही थी कि एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट इन सम अदर चैप्टर्स। तो हम एनसीईआरटी, मैं कोई इधर उधर की चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ी? आप ये कहेंगे सर ये आपने 7-8 मिनट अभी तक ले लिए, क्या करना क्या चाह रहे थे? हम ये बताना आपको चाह रहे हैं कि जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ हमारे सिलेबस के अंदर है। एवरीथिंग इज़ देयर इन आवर सिलेबस। बस सीक्वेंसिंग आगे पीछे। एक बार ये हुआ था, मतलब नॉर्मल हम बैच में गए, जो अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, और क्लास में गए, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बहुत से बच्चे बाद में आके बोले सर ये सिलेबस के बाहर का है, ये तो कहीं बुक में है ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली 11th क्लास में आया बच्चा, उस बहुत से लोगों ने तो बुक 2 अभी ख़रीदी भी नहीं होती है। आपने तो खैर कुछ भी नहीं ख़रीदा होगा, इसलिए ऑनलाइन आप जो है वो चैप्टर 12 जो है हमारा, वो वाला चैप्टर डाउनलोड कर लेंगे एनसीईआरटी का। अगर नहीं भी कर लेंगे तो थ्योरी खैर सब इधर कवर हो रही है लेक्चर में, डोंट वरी। बट फ्री के रिसोर्सेज हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मैं ये आर्टिकल यहाँ कवर करने वाला हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। हम यहाँ पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट इन सम अदर चैप्टर्स। तो वही देखिए हमारा 12th चैप्टर का ये सब मैंने यहाँ पीडीएफ अपनी सेट करी हुई है अपने लेक्चर में, स्लाइड में। तो 12.10 क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले ज़रा पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस को पे नज़र डाल ली जाए। तो पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस को हम आइए देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन थे होमवर्क में। टोटल अगर मैं देखूं कि मुझे कितने लोगों ने आंसर भेजे हैं, तो इट वुड बी लेस देन 10, लेस देन 10। 10 से कम बच्चों ने मुझे आंसर भेजे। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख होता है। काश सारे लोग आंसर भेजते, जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप ये लेक्चर देखेंगे, भाई हो सकता है भाई ये लेक्चर में रिकॉर्ड हो जा रहा है, अपलोड भी हो जा रहा है, आप आज से 2 दिन बाद देख रहे हो, आप संडे में देख रहे हो, मंडे में देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो, 12 दिन बाद देख रहे हो, 15 दिन बाद देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, प्लीज़ लेक्चर उससे देखिएगा और अपना क्वेश्चन करके भेजिएगा।
ठीक, तो आइए हम यहाँ पर अपना ज़रा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, उनको करेंगे, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन पढ़ें। 40 ml ऑफ अ गैसियस मिक्सचर जिसमें CO है और C2H2। फिर से बता दूं, 40 ml का मतलब क्या कि दो अलग अलग गैसेस थी, बट उनको मिला के जब एक डिब्बे में रखा गया तो 40 ml उसको के डिब्बे की वॉल्यूम रखनी पड़ी, क्योंकि वो कुछ अलग अलग जब रह रही होंगी तो वो छोटे छोटे डिब्बों में होंगी, बट उनका प्रेशर सेम था, बट कंबाइन किया तो डिब्बे की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ी, ताकि तब भी कंबाइंड आने के बाद में भी प्रेशर वही रहे जो अलग अलग रहने पे था। इसीलिए इस टाइप की बातों को समझने के लिए बेस्ट यही होता है कि 40 ml को अपने मन में 40 मोल मान लो, इन दोनों के मोल मिला के 40, क्योंकि बात भी वही है, मोल के ही कम करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आई है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो 40 ml CO और C2H2 रही होगी, उसको हमने 100 ml O2 के साथ में मिक्स कर दिया और बर्न कर दिया। अब बर्न कर दिया तो रिएक्शन CO का भी हुआ होगा, C2H2 का भी हुआ होगा। सारी गैसेस की वॉल्यूम कंबशन के उपरांत, कंबशन के बाद 105 ml, मतलब 105 ml में जो बची हुई O2 होगी वो भी, और जो रिएक्शन के बाद कोई नई गैस बनी होगी वो भी। तो फिर उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल मिक्सचर की कॉम्पोजिशन बताइए। ए इसका आंसर है। आइए हम ज़रा देखते हैं सोल्यूशन क्या है। हम मान लेते हैं कि 40 ml में जो CO की वजह से जो डिब्बा बड़ा हुआ वो XML था, यानी उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा। मोल मान लीजिए कि X मोल, तो C2H2 के 40 माइनस X मोल्स, CO के X तो C2H2 के 40 माइनस X। बहुत अच्छी बात है। CO रिएक्शन करता है O2 के साथ में, CO2 बनाता है। देखिए ये हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है। तो 1 मोल CO आधे मोल O2 के साथ में 1 मोल CO2 बनाता है। बहुत से लोग 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं, डजेंट मैटर, ऐसे लिख दिया। तब देखिए जब 1 मोल आधे मोल से रिएक्ट करके 1 मोल बनाता है, यहाँ पर इधर 1 या हाफ और यहाँ पर 1 है, तो X मोल को कितनी O2 चाहिए होगी? X/2, क्योंकि जब 1 को हाफ चाहिए तो X मोल को X/2 चाहिए, और CO2 कितनी बनेगी? X मोल्स। तो X मोल को X/2 मोल, और ये CO2 कितनी बनेगी? X मोल्स। बहुत अच्छी बात है। अब आइए C2H2 देखते हैं। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है लिखी हुई, C2H2 O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2O। ठीक, ये तो देखिए लिक्विड है, कूड़ा। हाँ भाई आदित्य कुमार सिंह, कूड़ा। ठीक, इन्होंने सवाल करके भेजा था तो बहुत अच्छे सॉल्व किया था, सब कुछ जो जो मैंने लेक्चर में बताया था वो लिखा हुआ था। C2H2 5/2 O2 के साथ में CO2 और H2O लिक्विड। H2O तो कूड़ा है, क्योंकि वो तो भाई गैस में के मोल्स में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, उसकी वजह से डिब्बा छोटा बड़ा करना पड़ेगा नहीं, इनफैक्ट मतलब यूजलेस है। तो C2H2 के अगर 1 मोल यूज होते हैं तो इसके 2.5 यानी 5/2, और CO2 के फिर 2 मोल बनते हैं। दिस अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर C2H2 के 40 माइनस एक्स मोल्स यूज हो रहे हैं तो इसके कितने होंगे? 2.5 टाइम्स ऑफ 40 माइनस एक्स, और इसके कितने बनेंगे? ट्वाइस ऑफ 40 माइनस एक्स। ये बैलेंस्ड इक्वेशन बोल लिए। अब O2 यहाँ भी यूज़ हुआ और O2 यहाँ भी यूज़ हुआ, तो O2 बचा कितना रह गया भाई? 100 तो पहले ही था, 100 में से X/2 इधर यूज़ हो गया, 2.5 इंटू 40 माइनस एक्स इधर यूज़ हो गया, तो ये इतना O2 आपके बचा रह गया, O2 लेफ्ट। इसके अलावा CO2 नया बना होगा, CO2 फॉर्म हुआ होगा। कैसे फॉर्म हुआ होगा कि X ये फॉर्म हुआ और 2 इंटू 40 माइनस एक्स ये फॉर्म हुआ, तो ये CO2 भी फॉर्म हुआ। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर द रिएक्शन, जो टोटल वॉल्यूम है अब गैस की, भाई कौन कौन सी गैसेस बची हैं सिस्टम में यार? या तो O2 बची हुई है, या CO2 जो नई बनी है वो है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये यहाँ पर हमारी ये सिचुएशन है कि ये लाइक दिस इज O2 जो कि रिमेनिंग है, और दिस इज CO2 जो कि फॉर्म्ड है। सबको आप ऐड करेंगे तो इतना आएगा 80 प्लस एक्स। वो किसके बराबर है? जो उन्होंने सवाल में दिया हुआ है, देखिए पढ़िए आराम से, सवाल में दिया हुआ है कि वो किसके बराबर है आफ्टर कंबशन? 105 ml के बराबर है। ये देखिए जूम इन किया, 105 ml के बराबर है। तो फिर इन सच अ सिनेरियो ऐसे होने की वजह से जो हमारा x 80 प्लस एक्स 105 है, तो x कितना निकल कर आएगा? 25, यानी 25 ml क्या रही होगी? CO। टोटल 40 थी, तो यानी 15 ml क्या रही होगी? C2H2। तो ये हमारा 25-15 ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्या था?
देखिए 100 ml जो सैंपल था मिथेन का और एथेन का, ठीक, उसको ढेर सारी ऑक्सीजन के साथ में जो है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी चिंगारी दी गई कि भैया मिथेन इथेन रिएक्ट कर लो। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन हुआ वॉल्यूम में 212 ml का, यानी 212 का मतलब क्या, अगर मेरे पहले 1000 ml थे सब, और 1000 किसके, ये देखिए लोगों ने पूछा था थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। कॉन्ट्रैक्शन जो है एक बच्चे का कल रात में सवाल आया, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था, ठीक, अरीब हसनैन आई गेस, और भी इनफैक्ट और लोगों ने भी पूछा था। उनका ये कहना था कि सर यार ये समझ में नहीं आया कि 100 ml तो इनिशियल वॉल्यूम थी और उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया 212 ml का, हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इज़ इट पॉसिबल, यानी वो आप समझ रहे हैं ना कि जब है ही 100 ml तो 212 ml कैसे घट सकती है, वॉल्यूम निगेटिव थोड़ी हो जाएगी। जब मेरे मतलब यानी ये है कि मेरे पास है 100 रुपये, मैं 212 रुपये कैसे खर्च कर सकता हूँ, ये मत कहिएगा सर क्रेडिट कार्ड से कर दिए खर्च, उधार से कर दिए, नहीं नहीं, खर्च किए। पॉइंट इज दिस के 212 ml टोटल कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें 100 ml प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ज़्यादा थे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 100 वो टोटल वॉल्यूम थी, उसमें से कमी आई है कितने की 212 की। तो इस चीज़ को हमको समझना है, आइए सवाल करना शुरू करते हैं। CH4 भाई कितना था XML, बहुत अच्छी बात है। तो C2H6 कितना होगा 100 माइनस, क्योंकि टोटल तो 100 थी दोनों के मिला, 100 माइनस एक्स। O2 बहुत सारा है, O2 हम मान लेते हैं कि यार O2 कितना था YML, वी अज्यूम दैट O2 इज YML, ठीक। अब देखिए रिएक्शन हो रहा है, CH4 O2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, CO2 H2O लिक्विड, ये तो देखिए कूड़ा है, पहले ही कह दिया है, तो गैस के मोल है नहीं इसके। CH4 के अगर 1 मोल होता है तो O2 के 2 मोल की ज़रूरत पड़ती है, CO2 के 1 मोल बनते हैं। तो CH4 का अगर X मोल है तो O2 के 2X मोल्स की ज़रूरत होगी और CO2 के भी X मोल्स बनेंगे, ठीक। C2H6 के लिए भी अगर ऐसी इक्वेशन लिखी, इसका 1 मोल तो इसके 3.5 मोल, तो उसके 2 मोल बनते हैं, और इधर ये लिक्विड तो यूजलेस है, ठीक। तो C2H6 के अगर 100 माइनस एक्स मोल्स तो इसके 3.5 इंटू 100 माइनस एक्स मोल्स, और CO2 के फिर कितने 2 इंटू 100 माइनस एक्स मोल्स बनेंगे। तो अब जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम थी वो तो कितनी थी 100, तो दोनों की मिला के CH4 C2H6 प्लस Y मतलब क्या O2, भाई सबको साथ में डाल ले, प्रेशर सेम रखना है वरना गे-लुसाक्स अंकल नाराज हो जाएंगे, तो प्रेशर सेम रखने के लिए डिब्बा बड़ा कर दिया। ये इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम किसकी होगी यार, बचेगा क्या क्या, O2 बहुत सारा था, कुछ O2 खर्च हो गया, अभी भी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है यार, इनिशियल Y था, उसमें से 2x खर्च हुआ और उसमें से ये खर्च हुआ। खर्च क्यों हुआ, क्योंकि इतने ने रिएक्ट किया तो उसके मोल्स कम हुए, तो ये रिमेनिंग मोल्स हैं, O2 रिमेनिंग मोल्स हैं। अब बना क्या क्या, CO2 बना, तो एक तरफ x बना, एक तरफ 2 इंटू 100 माइनस एक्स, इतना CO2 बना, ठीक। तो अब ये फाइनल वॉल्यूम है, ये अजीब सी कैलकुलेशन है, मगर इन सबको आप जब जोड़ेंगे खोल के तो ये आएगा निकल के y माइनस 150 प्लस 0.5x। अब खुद देखिए कि इनिशियल वॉल्यूम में से 212 की कमी आई है, तो फाइनल वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन है ना, कोई आपसे कहे कि मेरे पास 1000 रुपीज़ थे और उनमें से उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया 212 का, तो अब हमारे पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1000 में से 212 माइनस कर दो, ये है तुम्हारे फाइनल पैसे, या मैं इनिशियल वॉल्यूम में से 212 कॉन्ट्रैक्शन माइनस कर दिया, ये है मेरी फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम 100 प्लस y थी, उसमें 212 माइनस कर दिया, तो ये है मेरी फाइनल वॉल्यूम y माइनस 150 प्लस 0.5x, ठीक। अब अगर ये है तो आप देखिए कि ये जो y से y कैंसिल आउट हो गया, वो 100 माइनस 212 माइनस 112 हो गया, और ये फिर 0.5x माइनस 150, y तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो x कितना निकल कर आ जाएगा 78, x निकल कर आ जाएगा 78। अब ऐसे हालात में CO2 की वॉल्यूम CO2 की वॉल्यूम कितनी होगी, द वॉल्यूम ऑफ CO2 वुड बी, CO2 की क्या वॉल्यूम होगी ऐसे सिचुएशन में, CO2 की वॉल्यूम होगी x प्लस 200 माइनस x यानी एक तरफ से बना 200 माइनस x यानी दूसरी तरफ से बना, जब उनको ऐड करेंगे तो CO2 की वॉल्यूम कितनी आएगी 124 ml। तो KOH जो है वो एब्जॉर्ब CO2 करता है, तो तब कॉन्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए 124 ml। अगर हम कंबशन के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर KOH डालते हैं
तो उस वो 124 ml जो वहाँ CO2 प्रेजेंट है उसको खा लेगा, तो 124 ml का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। बट ये कहीं आपके दे नहीं रखा है, तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए ये है इसका आंसर, नन ऑफ दी अबव। ठीक, अगर 124 दे रखा होता तो वो आंसर होता, बट वो नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दी अबव आंसर, नोटा। एक और सवाल है, आइए देखते हैं। ये क्या है, 15 ml मिक्सचर है CO2 का, उसको हमने मिक्स किया है VmL ऑक्सीजन के साथ में, और फिर उस स्पार्क दिया गया है, मतलब वही कि रिएक्शन करो। एक्सप्लोजन के बाद में नई वॉल्यूम है V+12 ml, जो भी रिमेनिंग गैसेज हैं V+12 ml, क्योंकि डिब्बा प्रेशर कांस्टेंट रखना है, डिब्बा छोटा बड़ा करना पड़ता है। ठीक, फिर पूछा है कि रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी क्या होगी अगर वही सैंपल हम 25 ml लें और एल्कली से उसे एक्सपोज करें। एल्कली इसे खा जाएगा, जैसे कि हमको मालूम है CO2 को खा जाएगा, तो CO2 बचा रह जाएगा। CO2 की वॉल्यूम पूछिए 25 ml मिक्सचर में। आइए देखते हैं। देखिए CO मान लेते हैं हम XmL है, तो CO2 कितना हो जाएगा 15 - XmL। CO2 15 - XmL, क्योंकि टोटल 15 है। ठीक, CO O2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, CO2 बना रहा है, और CO2 O2 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। CO2 कैन नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो नो रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब देखिए CO के x मोल इसके x/2 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके x मोल बना रहे हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम तो क्या थी 15 + V, 15 + V इनिशियल वॉल्यूम थी। 15 किसका, इन लोगों का, V किसका, ऑक्सीजन का, तो टोटल वॉल्यूम वॉज 15 + V इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, देखिए आपके O2 कितना बचा रह गया, V में से ये x-2 आप माइनस कर दें तो इतना O2 बचा रह गया, प्लस और नई कौन सी गैस बनी, CO2 गैस बनी। कितनी बनी, x बनी। x वो CO2 है जो कि अभी बनी है, और 15 - x वो CO2 है जो कि पहले से ही अवेलेबल है, पहले से पड़ी हुई, क्योंकि उसे किसी से रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। तो ये पहले ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये न्यूली फॉर्म्ड है, लाइक दिस इज न्यूली फॉर्म्ड, नई बनी हुई वो है आपके CO2। ठीक, ये फाइनल वॉल्यूम है आपके O2 और CO2 की। फाइनल वॉल्यूम को आप देखें, फाइनल वॉल्यूम को आप देखें, लाइक दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, चीज़ों को आप ऐड करेंगे। अब अच्छा, वो फाइनल वॉल्यूम सवाल में दे रखा है किसके बराबर है, V+12 के, तो V से V कैंसिल आउट हो गया, x कितना निकल कर आ गया, x कितना निकल कर आ गया 6। तो अब ये तो 15 ml वाले मिक्सचर की कॉम्पोजिशन हो गई कि 6 ml CO है और 9 ml क्या है, CO2। 9 ml क्या है, CO2। तो अब अगर यही मिक्सचर की थोड़ी सी हायर अमाउंट में ले हम 25 ml, यानी उसी प्रोपोर्शन में 9 और 6 के बजाय वो थोड़ा ज़्यादा पड़े होंगे। वो कैसे निकाला मैंने, 25/15, ये कितना होता है 25/15 यानी 5/3, तो 6 ml इंटू 5/3 यानी 10 ml, 9 ml इंटू 5/3 यानी 15 ml। ये दोनों लोग प्रेजेंट होंगे किसके में, 25 ml वाले उसमें। तो फिर पूछा है उन्होंने कि व्हेन द मिक्सचर इज एक्सपोज टू एल्कली NaOH इट एब्जॉर्ब्स CO2, मोलचोर होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो किसे एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एब्जॉर्ब करेगा, 15 ml एब्जॉर्ब करेगा। तो लो भाई, एकदम से मोल्स कम हो गए। अब प्रेशर मेंटेन रखने के लिए हमें डिब्बा क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो रेसिडुअल बची हुई वॉल्यूम ये कितनी है, 10 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम पूछी थी हमसे, यानी बची हुई वॉल्यूम, द आंसर इज 10 ml। तो इस सवाल का आंसर है 10 ml। ठीक, आइए अब हम कई लोगों ने भेजा होमवर्क, सही भी है, और आइए हम अब अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो हमें अभी पढ़ना है, अराउंड वी हैव 35 मिनट्स एट आवर डिस्पोजल। टफ नहीं है बिल्कुल आर्टिकल, मैं बना दूं टफ तो दूसरी बात है। बहुत से लोग पूछ रहे थे अभी, आई वॉज अबाउट टू रिकॉर्ड दी लेक्चर कि हाँ भाई लेक्चर नहीं आया है। तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ये सारा कंटेंट जो है वो आप देख रहे हैं, ये इन हाउस पहले मतलब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, आपके कई बार PDF फॉर्म में, JPEG फॉर्म में, सबको एक लगा जा के इकट्ठा करते हैं। फिर और भी चीज़ें होती हैं, तो मतलब कोशिश करता हूँ मैं कि लेक्चर अच्छे से अच्छा है। प्रॉब्ली आई कैन ईजली से दैट
आई एम टीचिंग माई बेस्ट केमिस्ट्री दिस ईयर। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले साल हमने ख़राब पढ़ाया था, बट क्योंकि अब ऑनलाइन टीचिंग हो रही है तो बिल्कुल रीवैम्प कर दिया है अपना जो कोर्स स्ट्रक्चर था या पेडागॉजी, टीचिंग पेडागॉजी, बिल्कुल उसमें अडेप्ट कर लिया है। तो हर दिन आप ये समझ लीजिए कि नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो आपके सामने पेश कर रहे होते हैं, प्रस्तुत कर रहे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आ रही होंगी। पसंद अभी यहाँ पर यही है कि मतलब कि कोई MDH चाट मसाला नहीं है कि पसंद आ रहा है बहुत। पसंद से आई मीन टू से यही है कि आप लेक्चर देख रहे हो, थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा हो, बिकॉज नो बडी लाइक्स केमिस्ट्री, बट अगर आपको अच्छी लग रही हो केमिस्ट्री और आप सवाल कर रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक मेरी मेहनत फिर सफल हो जाएगी। मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, बच्चे, उनको सही लग रहा है। तो कई बार इसी उसमें जो है वो 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ हम अभी प्री प्रोडक्शन में ही दे रहे होते हैं। जैसे इसमें ही था, बहुत टाइम लग गया, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चीज़ अच्छी आनी चाहिए निकल के, काम अच्छा होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, टाइम लग जाए डजेंट मैटर। और भी डाउट्स आते रहते हैं। हम जैसे कल 12th वालों का टेस्ट है, तो उनके आज दिन भर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, उनको कल टेस्ट देना है, तो ये इस सब में भी कई बार बिजी हो जाते हैं। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर 12 से आर्टिकल उठाया हुआ है और NCERT का अंदर है, हमारे सिलेबस के अंदर है। स्कूल में पूछा जाएगा, कंपटीशन में पूछा जाएगा, और बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। दुख की बात ये सब नहीं करते हैं, बट करना चाहिए। ठीक। Quantitative analysis of compound is very important in organic chemistry. It helps in chemist in determination of mass percent of element present in a compound. You have learnt in unit 1 that mass percent of element is required for determination of empirical and molecular formula. बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ठीक। अब देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन कंपाउंड्स की कैसे निकाली जाती है। ये वही नॉर्मल सा हमारा अपरेटस है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन दी, वो जो कंबशन वाला जो हम पढ़ रहे थे अभी पिछले लेक्चर्स में, उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया। यहाँ से ऑक्सीजन गैस हमने खुद दी है। यहाँ पर हमारा सैंपल है हाइड्रोकार्बन वाला या कोई और सैंपल है, उसको प्लैटिनम के उसमें रखा हुआ है, प्लैटिनम बोर्ड मतलब वही प्लैटिनम की वेसल में, और फिर नीचे से आग लगा दी है, इधर से ऑक्सीजन आ रही है, तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक। कॉपर ऑक्साइड जो है वो और हेल्प करता है कि ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट जल्दी से बनाने में। ठीक। अब आप खुद सोचिए वो प्रोडक्ट क्या बनता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन रहता है, ऐसी इक्वेशन हमने भी लिखी थी, उनके प्रोडक्ट यही बनते हैं। या तो क्या बनाएंगे वो CO2 गैस, या फिर क्या बनाएंगे H2O लिक्विड, ठंडा होने के बाद में एट रूम टेम्परेचर H2O लिक्विड, ये दोनों चीज़ें बनाते हैं। अब उनसे छुटकारा कैसे पाया जाता है। ठीक। एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, सूखा, ड्राई। एनहाइड्रस CaCl2 की प्रॉपर्टी है कि ये देखिए यहाँ रिएक्शन हुआ और यहाँ से दो जो है लोग निकल कर आ रहे हैं। अभी दो लोग क्या, एक तो H2O गैस, आप कहेंगे यार अभी तो लिक्विड बोल रहे थे, गरम गरम है, अभी गैस है, ठंडी होकर लिक्विड बनेगी। एक तो यह आ रहा है और दूसरा CO2 आ रहा है निकल के। ठीक। तो यहाँ से ये वाटर है, वाटर को एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका जो है मास बढ़ जाएगा, वाटर ऑफ हाइड्रेशन उसके अंदर आ जाएंगे, CaCl2 डॉट 2H2O। और KOH मोलचोर है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, बस यहाँ से एक्सेस O2 निकल के ऐसे ही चली जाएगी। तो उसी को जो है वो क्या कहते हैं, एस्टिमेशन में हम यूज़ करने वाले हैं। NCERT का डायग्राम है। ठीक। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली कंटेन्ड इन यूट्यूब। ठीक। यहाँ ये जो है वो एनहाइड्रस CaCl2 ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और KOH को तो बहुत ज़्यादा शौक है किसे खाने का, CO2 को। The mass of water produced is determined by passing mixture through a weighed U-tube containing anhydrous calcium chloride। अगर कम भी जमा हो रहा है तो उसका मास हम मेजर कर लेंगे। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को भी कितना एब्जॉर्ब किया है, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेगा।
ठीक। द इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन विच परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कैलकुलेटेड। ठीक, अब इस पे जो भी क्वेश्चन है आइए हम अपना सवाल कर लेते हैं। सवाल देखते समझाता हूँ, बहुत आराम से हो जाएगा, डोंट वरी, घबराना नहीं, इनका सोल्यूशन नहीं देखना है, बस क्वेश्चन देखना है। कंप्लीट कंबशन होता है और 2.46 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.198 ग्राम और 0.1014 ग्राम वो देता है। ओ लाइट चली गई, कोई बात नहीं आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा और मैं भूत नहीं हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी फेस भी नज़र आ रहा होगा, डजेंट मैटर। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि बताइए कंपाउंड के अंदर परसेंटेज बताइए कार्बन की कितनी है और हाइड्रोजन की कितनी है। कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज तो डजेंट मैटर, आइए हम देखते हैं। ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.246 ग्राम, वो सारे सब ताम तुमड़ा करने के बाद में वो CO2 दे रहा है और वो वाटर दे रहा है। CO2 कितना दे रहा है 0.198 ग्राम और H2 कितना दे रहा है 0.1014 ग्राम। ये सवाल में हमको गिवन है। ठीक, CO2 जो दे रहा है वो उसके मोल्स कितने, 0.198 डिवाइडेड बाई 44, इतने CO2 के मोल्स हैं। बहुत अच्छी बात है। इतने जो CO2 के मोल्स है उसमें कार्बन के मोल्स कितने, आप कहेंगे इतने ही होंगे यार, जब एक CO2 में एक कार्बन है, 12 CO2 में 12 कार्बन है, 2000 CO2 में 2000 कार्बन है, तो इतने मोल CO2 में कार्बन के भी इतने ही मोल्स होंगे। 0.198 अपॉन जो टोटल मास से, मोल इज अ नंबर, तो इतने ही कार्बन के, जितने CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही कार्बन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे, तो इतने ही मोल्स हो गए कार्बन के। अब इस मोल्स का, कार्बन की बात करें, मास कितना है, मास ऑफ दिस मच ऑफ मोल्स, तो ये हमारा ये मोल्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 होता है। तो अब ये कार्बन का मास है CO2 में। अब आप मुझको खुद बताइए जरा कॉमन सेंस से कि CO2 में कार्बन कहाँ से, कोई जादू से तो आ नहीं रहा है, तो CO2 में जितना भी कार्बन है वो सब कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो CO2 के अंदर मैंने कार्बन निकाला बड़ी मेहनत से, वो कहाँ से आ रहा होगा, ऑल दिस मास ऑफ कार्बन शेल बी कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जितना भी कार्बन है इन CO2 वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा होगा, यानी मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यही है 0.198 अपॉन 44 इंटू 12, जो इधर से निकाला था वही। और कहाँ से आएगा भाई, और कहाँ से आएगा। ठीक, तो अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का मास, ये देखिए कार्बन का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास, जहां से इतना आया है, डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास, ठीक, इनटू 100, तो ये हमारी परसेंटेज निकल कर आ गई कितनी, 21.95%, यानी कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना था 21.95%। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए हाइड्रोजन निकालते हैं। ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है इतना, इतना CO2 दे रहा है, इतना H2 दे रहा है, तो H2O के मोल्स कितने होंगे। आप कहेंगे अरे यार वेरी इजी, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, H2O के मोल्स हो गए। हर H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यानी एक मॉलिक्यूल है अगर H2O का तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो अगर एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन के एटम है, तो इतने मोल जो हमारे वाटर हैं उसमें हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई 2, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे आपके 0.1014 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हाइड्रोजन के मोल्स हो गए। अब हाइड्रोजन के मोल्स हैं इतने, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, ये मोल्स इनटू एटॉमिक मास। आप कहेंगे एटॉमिक मास क्यों, देखिए अभी हम एलिमेंटल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते H2 है या ये सब कुछ नहीं बोल सकते। कंपाउंड के अंदर बस हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है 1, तो यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, क्या सर हाइड्रोजन का तो मास 2 होता है ना, हम मॉलिक्यूल का होता है यार, एटम का थोड़ी। यहाँ पे तो H2O में हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम H2O में ऑलरेडी ले चुके हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम है, तो मास भी किसका लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम का, जो कि क्या होता है 1। तो अब देखिए कि
ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल कर आया, फिर आगे क्या, ऑल दिस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कमिंग फ्रॉम ओरिजिनल कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, ये सारा मास कहाँ से आ रहा है, ओरिजिनल कंपाउंड से आ रहा है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कंपाउंड के अंदर कितना होगा, ये देखिए हाइड्रोजन का मास, ठीक। तो हाइड्रोजन का मास कंपाउंड के अंदर इतना होगा, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास। तो हाइड्रोजन का मास तो देखिए ये हो गया, कंपाउंड का मास सवाल में दे रखा है 0.246, फिर परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया 4.58%। 4.58% ये हमारा आंसर आया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइएगा, देखते हैं कितने लोग भेजते हैं, मैं इंतज़ार करूंगा। कंप्लीट कंबशन हुआ 0.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो हमको जो है वो CO2 मिली 0.176 ग्राम और 0.18 ग्राम वाटर मिला। तो बताइए कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी, जैसे मैंने किया बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन, बस वैल्यूज़ बदली हुई हैं। ठीक, अब ये कार्बन का हमें परसेंटेज पता चल गई और हाइड्रोजन की पता चल गई। अब तीसरी चीज़ आती है नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज होगी, कैसे निकालेंगे। तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के दो मेथड है हमारे पास में, ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड। इसमें के साइलेंट रहता है, कजलडाल मत बोलिएगा, नॉलेज को आप कनऊ लद गए नहीं बोलते हैं, नॉलेज को, ठीक, नॉलेज बोलते हैं, के साइलेंट रहता है, कनऊ लद गए नहीं बोलते। ठीक, तो यहाँ पर भी आपके दिस इज नोन एज जेल्डाल्स मेथड और ड्यूमास मेथड। ड्यूमा मेथड पहले देखते हैं, वैसे जीके पता होनी चाहिए। ड्यूमा इज द नेम ऑफ द रशियन पार्लियामेंट, जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम संसद है, वैसे ही ड्यूमा रशिया की पार्लियामेंट को कहते हैं। ड्यूमास मेथड, ठीक, देखिए क्या है कि अगर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है तो कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके उसको हम नाइट्रोजन को यहाँ से खींच लेते हैं और N2 गैस बना देते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं और N2 गैस बना देते हैं। कार्बन वो CO2 बन के निकल जाएगा, उसको मोल चोर से चोरी करवा देंगे। पानी आपके इसको भी ठिकवाना लगा देंगे हम, तो हमारे लिए मेन कंसर्न रहेगा N2। ठीक, तो नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये बन रहे होते हैं, हमें मेन नाइट्रोजन से मतलब है। देखिए अब अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना भी तो उसको नाइट्रोजन में रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक, CO2 से छुटकारा कौन पाएगा, ये देखिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन अपर पार्ट ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये देखिए, आइए पहले डायग्रामेटिक सेटअप देखते हैं फिर सवाल करेंगे। ये कॉपर गॉज था, कॉपर ऑक्साइड, ये सब हमने, ये मरकरी है, इधर भी देखिए ये सब जो है वो क्या कहते हैं कि आपके मरकरी वगैरह भरी हुई है, ये पूरा इधर इधर ये सब ब्लू जो दिखा रहे हैं सब मरकरी है। इधर यहाँ पर हमारी थोड़ी सी गैस है। क्या होता है ड्यूमास मेथड में, रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद में सब गैसेस निकलती हैं यहाँ पर। ये सारी देखिए जो गैसेस उन्होंने बताई, ये सारी गैसेस निकलती हैं। ये गैस निकलने के बाद में CO2 को KOH से छुटकारा पा दो, वाटर खुद लिक्विड बन जाएगा, बस बचेगी क्या, N2 गैस बचेगी। ठीक, तो ये ड्यूमास मेथड। आइए हम एक सवाल करते हैं, समझ में आएगा आपको। ड्यूमास मेथड के अंदर में 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो 50 ml नाइट्रोजन देता है 300 केल्विन टेम्परेचर पे और प्रेशर 715 है। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी गई है। ठीक, एक्वस टेंशन 300 केल्विन पे 15 mm है। एक्वस टेंशन क्या होता है इसको भी ज़रा हम देखेंगे। ठीक, देखिए जो हम PV = nRT यहाँ इक्वेशन लगानी है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है। नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं, N2 गैस जो बनकर आई है, और फिर उससे मास निकालना और वो ओरिजिनल कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। सवाल करते हैं। देखिए जो ये पूरा सेटअप है, डायग्रामेटिक सेटअप है, तो उसमें यहाँ पर केवल नाइट्रोजन गैस ही नहीं है, थोड़ी बहुत वाटर भी, बहुत मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली सा वाटर भी गैस की फॉर्म में है, और उसका नाम होता है वेपर प्रेशर। ये क्या है वेपर प्रेशर, ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ही पढ़ेंगे, बट
यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है आपके साथ साथ में H2O भी लिक्विड की फॉर्म में, सॉरी H2O के भी वेपर्स हैं यहाँ पर। लिक्विड जो था, लिक्विड तो खैर इधर पूरे में नहीं भी भरा हुआ था, बट H2O के वेपर्स जो हैं वो कहलाते हैं आपके एक्वस टेंशन। उसी पे बेस हमारा डिस्कशन चलेगा। ये देखिए, जो हम 715 mmHg जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, 715 mmHg जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रेशर उसमें N2 द्वारा भी प्रेशर है, बट एक्वस टेंशन वाला भी प्रेशर है। एक्वस टेंशन क्या है देखिए, ये सब लिखिए कॉपी में। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर is constant at a given temperature and is called aqueous tension। बट मुझे केवल ये नाइट्रोजन, क्योंकि एस्टिमेशन में उसका कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ नाइट्रोजन वाला ही प्रेशर चाहिए। कि तुम ये मत, जैसे ये हुआ कि भाई 10 मार्क्स का टेस्ट था, 8 मार्क्स में खुद ले आया, 2 मार्क्स में चीटिंग करके लेकर आया, तो हमसे कहा जा रहा है यार तुम्हारी खुद की नॉलेज के मार्क्स बताओ, तुम चीटिंग या अनफेयर मीन्स वाले नहीं बताओ। तो 715 तो आपको प्रेशर दिख रहा है, बट उसमें 15 किसका कंट्रीब्यूशन है? एक्वस टेंशन का। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ गैस वाला प्रेशर बताओ, ये एक्वस टेंशन वाटर वेपर की वजह से जो प्रेशर मिल गया ये मत दिखाओ। तो आप कहेंगे 715 माइनस 15, ये प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस यानी गैस के द्वारा कितना है? 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक, अब ये गैस वाला प्रेशर mm ऑफ Hg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेंगे 760 से डिवाइड करके। 760 से देखिए, ये मैं पुराने लेक्चर के नोट्स यहाँ पर हैं, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो आपके SI यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती थी, बट उसके अलावा भी ATM हुआ करती थी। ATM क्या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो किसी भी यूनिट को ATM में कन्वर्ट करना होगा तो 760 आपके मिलीमीटर, ये 760 से डिवाइड कर दें आप, तो प्रेशर किस में आ जाएगा? फिर आपके एटमॉस्फेयर में। तो ये तो प्रेशर हो गया। अब ये सिर्फ N2 गैस की वजह से प्रेशर है। N2 गैस जिस डिब्बे में रखी है वो 50 ml में, लीटर में कन्वर्ट करें तो 50/1000 लीटर। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821, यूनिट पे डिपेंड करती है, तो अभी हमने वही यूनिट ली हुई है, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। टेम्परेचर सवाल में दे रखा है 300 केल्विन। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें हम नाइट्रोजन गैस पे कि भाई इतना नाइट्रोजन जो निकली उसका इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, इतना आर है, इतना टी है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। ये मैंने प्रेशर ये लिख दिया है, मैंने वॉल्यूम ये लिख दिया, आर ये लिख दिया है, टेम्परेचर आपके ये लिख दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारी सब कैलकुलेशन के बाद में, सब कुछ करने के बाद में ये आ रहे हैं मोल्स निकल के। यूनिटी मतलब थोड़ा सा ये मोल्स निकल कर आ रहे हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स N2 के। ठीक, स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं मैं, ये N2 के मोल्स निकल कर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, PV = nRT लगा के। अब ये N2 के मोल्स है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? देखिए मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को जब मोल से मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 28, N2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 28, तो मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या आया? मास ऑफ नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन का मास है जो कि कहाँ से आ रहा है? ओरिजिनल कंपाउंड से। तो ये नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंपाउंड का मास, जो कि सवाल में दे रखा है, और क्योंकि परसेंटेज पूछी गई है तो इंटू 100। तो कितना आया? 17.47%। द आंसर कम्स आउट टू बी 17.47%। देखिए कुछ नहीं करना ड्यूमास मेथड में, कुछ नहीं करना ड्यूमास मेथड में। इट कैन बी डेल्ट इजीली। ड्यूमास मेथड में कुछ नहीं करना, आपको ये है कि कंपाउंड से सब खींच के मैंने नाइट्रोजन गैस निकाल दी, उस पर PV = nRT इक्वेशन लगे, जहाँ P पता है, V पता है, R पता है, T पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। उसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन सब के सब कहाँ से आ रहा है? कंपाउंड से आ रहा है, तो यानी कंपाउंड में भी इतना ही रहा होगा, POAC। भाई मैं ऐसे कहूँ कि इस टाइप से, मुझे सारे पैसे मेरी मम्मी ने दिए हैं,
सारे पैसे मेरी मम्मी ने दिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे पैसे मेरी मम्मी ने दिए। मेरी मम्मी के पास इनिशियली 100 रुपए थे, और जब मेरे पैसे ढूंढे गए तो मेरे पास 7 रुपए निकले। तो 7 रुपए कहाँ से आए होंगे भाई? मम्मी ने दिए होंगे। तो यानी मम्मी ने अपने कितने परसेंट पैसे मुझे दिए होंगे? 7/100। ओरिजिनली मम्मी के पास 100 थे, या 7%। इस टाइप के सवाल है यहाँ पे, बस थोड़ा सा डर ज़्यादा रहता है स्टूडेंट को। तो ये नाइट्रोजन एस्टिमेशन का एक पहला मेथड था। दूसरा मेथड की तरफ आते हैं, जेल्डाल्स मेथड। के साइलेंट रहता है, इट इज नोन एज जेल्डाल्स मेथड। देखिए इसमें क्या करते हैं, लिखाई विखाई और डायग्राम तो है ही सब कुछ, बट ज़रा हम पहले सवाल करते हैं और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराते हैं। खुद NCERT का स्नैपशॉट यहाँ लिया हुआ है, और H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड से खींच के NH3 निकालता है। यानी कौन सी गैस बन के निकलती है? NH3। कई बार वो NH3 रहने देता है, कई बार अगर H2SO4 बहुत एक्सेस में लिया हुआ होता है, जो कि अक्सर लेते ही हैं, तो वो NH3 जिसको उसने निकाला है H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा के ये कंपाउंड बना देता है, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारी। NH3 H2SO4 के साथ में रिएक्ट करके NH4 होल ट्वाइस SO4। कई बार ये कंपाउंड आपके वो अगर H2SO4 बहुत ज़्यादा लिया हुआ ये बना देता है। फिर इसी पे बेस्ड मोल कंसेप्ट से, देखिए करना फिर से कुछ नहीं है, बड़े बड़े बोल वचन है। जेल्डाल्स मेथड में ये पता लगा लो कि NH3 के मोल कितने, NH3 के मोल, हाँ NH3 के मोल्स पता चल गए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो खिंचकर जो गैस आती है वो NH3 आती है। NH3 में जो जितना भी नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा होगा, तो आप NH3 के मोल्स पता लगाइए। NH3 के मोल्स पता लगाने के बाद में मैं कुछ ब्राइटनेस इंक्रीज कर दूं ताकि शायद दिखने लग जाए, अगर कुछ बेटर दिख रहा हो कोई बात नहीं। तो NH3 के मोल्स पता चल गए, नाइट्रोजन के मोल्स पता चल गया, नाइट्रोजन के मोल्स पता चल गया तो नाइट्रोजन का मास पता चल गया, वो मास आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ओरिजिनल से। तो भाई देखते हैं कि कौन इस सवाल का सल्यूशन भेज पाता है, कौन इस सवाल का सल्यूशन भेज पाता है। हाँ भाई यशरा, टफ चीज़ स्टार्ट होने वाली है, और नई भी होगी तो मैं टफ बना दूंगा, तो प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, during estimation of nitrogen present in organic compound by Zeldal's method, अमोनिया जो कि निकल कर आ रही है 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड से, उसको जो इन जेल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो अमोनिया गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 की ज़रूरत पड़ती है। तो बताइए कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी रही होगी। तो आइए ज़रा लॉजिक देखें, लॉजिक देखें, लॉजिक देखें, लॉजिक देखें। अगर मेरी शक्ल डरावनी नहीं लगी तो सवाल तो ये बहुत डरावना है, बहुत डरावना सवाल है, ठीक। और उसके बाद वाला और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आइए देखते हैं। देखिए सवाल ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से खींच के मैंने NH3 निकाल ली, बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से NH3 निकाल ली। उस NH3 को, जो न्यूट्रलाइजेशन वर्ड यूज हुआ है वो इसलिए, अभी हम आगे के लेक्चर में एसिड बेस वाला न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ेंगे, जो आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 था वो कवर हो जाएगा, और मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन उसमें भी आ जाएंगी, ठीक। तो वो ये रिएक्शन होता है कि H2SO4 इज एन एसिड, NH3 इज काइंड ऑफ बेसिक। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस का हो रहा है और ये एक सॉल्ट बन रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि NH3 कितना निकल कर आया मुझे ये तो नहीं पता, बट H2SO4 उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, शांत करने के लिए H2SO4 के इतने मोल्स की ज़रूरत पड़ी। आप ये कहेंगे भैया ये कहाँ दे रखा है H2SO4 के इतने मोल्स की ज़रूरत पड़ी? हम कहेंगे दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है। कैसे दे रखा है? ये देखिए मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर,
मोलैरिटी, मोलैरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वो तो 10 तो ml था ना, 10 इंटू 10⁻³ लीटर। जब आप ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल निकल आएंगे, वही मैंने भी किया हुआ है, देखिए H2SO4 के मोल्स। अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन ये कह रही है हमको कि H2SO4 के यदि 1 मोल यूज होंगे तो NH3 के 2 मोल यूज होंगे। तो H2SO4 के अगर इतने मोल यूज हुए थे तो NH3 के उसके दुगने मोल्स रहे होंगे। 2 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स यूज हुए होंगे। अब यहाँ पे ये कितना है, 0.02 मोल्स। अब देखिए, अब अगर 1 मोल NH3 का है तो 1 मोल उसके अंदर नाइट्रोजन है, तो अगर 0.02 मोल्स NH3 के रहे होंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन भी 0.02 मोल रहा होगा। ठीक, एक मॉलिक्यूल में 1 है तो 1 मोल में 1 मोल, 0.02 मोल में 0.02 मोल। इस 0.02 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 0.02 इंटू 14। अब जो मैंने गलती करी थी मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलती करी थी, 0.02 मोल है नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ आपको 28 नहीं लेना, वो और ड्यूमास मेथड में N2 खुद बन रहा था तब 28 ले, यहाँ तो NH3 में N है, N का मास कितना होता है, GMM कितना होता है 14। अगर 0.02 मोल्स हैं तो 1 मोल का मास 14 है, तो 0.02 मोल्स है, N का मास कितना होगा 0.02 इंटू 14 यानी 0.28 ग्राम्स, 0.28 ग्राम्स, 0.28 grams. All this 0.28 grams of nitrogen is obtained from organic compound। ये सारा का सारा मास कहाँ से मिल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो फिर नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय जो कंपाउंड है उसका मास इंटू 100। अब नाइट्रोजन का मास कितना है 0.28 ग्राम्स और कंपाउंड का मास सवाल में दे रखा है 0.5 ग्राम। ये देखिए भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ दी कंपाउंड। ठीक, तो ये सब बुक के क्वेश्चन है। तो यानी अब परसेंटेज पूछिए उन्होंने नाइट्रोजन की 0.28 अपॉन 0.5 इंटू 100 यानी 56% कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन था। सो हेयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन करके भेज पाता है। हेयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर अस। ठीक, होमवर्क आइए देखते हैं। सवाल ही इतना बड़ा है, सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा देखते हैं। 0.69 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हीट किया गया पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ देखिए बेवकूफ़ बनाया हुआ और कुछ नहीं। तो आप भी देखिए डराया गया और कुछ नहीं। यानी मतलब ये क्या किया गया कि पहले मैं अपने दोस्त के घर गया, वहाँ जो है मैं और मेरा दोस्त मेरे घर आए, फिर वहाँ से हम तीसरी जगह गए हुए, फिर वहाँ से घर आए। तो इस टाइप से बातें करी गई हैं कि 0.69 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड का मास 0.69 ग्राम है, उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट किया गया और जो है वो क्या कहते हैं कि कंसनट्रेटेड H2SO4 NH3 बनाएगा। NH3 ढेर सारा होगा तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ NH3 ही रिएक्ट कर देगा, वो अमोनियम सल्फेट बनाएगा। पिछले क्वेश्चन में यहीं तक रोक दिया था, बट अब तो भाई कलयुग है, भलाई का ज़माना ही नहीं। उन्होंने कहा इतना हम आसान सवाल क्यों दे दें बच्चे को, नचाओ घुमाओ, बच्चे को घुमाओ एकदम, तो नचा के रख देंगे, घुमा के रख देंगे, यही सब कर रहे हैं। ठीक, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाज डिस्टिल्ड विद एक्सेस ऑफ NaOH। अब अमोनियम सल्फेट जो निकल के आया उसको एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में रिएक्ट कराया गया। तो ये तो ढेर सारा है, एक्सेस ऑफ NaOH, फिर से रिएक्शन हुआ और वहाँ से क्या निकल कर आ गई NH3 गैस। यानी NH4 होल ट्वाइस जो एक्सेस है उसका NaOH के साथ में रिएक्शन होगा, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH ये हमको क्या दे देगा, Na2SO4
प्लस NH3। अब वो जितनी भी NH3 है वो निकाल ली, यानी वो सीधे सीधे बोल सकते थे NH3 निकल के आ गई, नहीं मगर नचा के घुमा के पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, NH3 निकल कर आई। खैर उन्होंने फाइनली ये बताया अमोनिया जो कि लिबरेट हुई है उसको ढेर सारे HCl में डाल दिया, और जो कि एक्सेस रिएजेंट था। ठीक, अमोनिया लिबरेटेड वॉज पास्ड इनटू 100 सीसी। 100 सीसी का मतलब क्या होगा, 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl, यानी HCl के मोल्स कितने होंगे, 0.1 मोल HCl, मगर ये बहुत सारे थे। ठीक, अब NH3 ने कुछ उससे रिएक्ट किया और क्या बनाया, NH4Cl, बट चूंकि बहुत सारे थे, एक्सेस रिएजेंट था, तो अभी भी कुछ बचा रह गया होगा, लेफ्ट ओवर। कितना बचा रह गया होगा, अब आप सोचिए कितना बचा रह गया होगा। अब द एक्सेस ऑफ HCl जो कि HCl बचा रह गया था, उसको मैंने फिर से रिएक्ट कराया NaOH के साथ में। इतना NaOH है, इतने मोल्स है तो उससे यहाँ पर कितना HCl यूज़ हुआ तो पता चल जाएगा, उससे यहाँ पर एक्चुअल में यूज़ कितना हुआ होगा तो पता चल जाएगा, उससे यहाँ पर NH3 के मोल्स पता चल जाएंगे, फिर उससे नाइट्रोजन का मास पता चल जाएगा, उससे परसेंटेज पता चल जाएगी। तो ये रिमेनिंग HCl फ्रॉम दी अबव रिएक्शन, अब ऊपर वाले रिएक्शन से जो बच जाता है HCl वो यहाँ पर रिएक्ट करता है। तो फिर आपको परसेंटेज बतानी है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, परसेंटेज बतानी। क्या हुआ आपने को समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ आपका सर दर्द करने लग गया है, क्या हुआ आप चकरा रहे हैं। देखते हैं कौन करके भेजता है मुझको सवाल, देखते हैं। ठीक, तो ये था हमारा ज़ेल्डाल्स मेथड। 10 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास में, और उसमें हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैं 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करता हूँ, 1 घंटा 5 मिनट से ज़्यादा, फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है जो है। तो इसलिए आई ट्राई टू फिनिश ऑफ द लेक्चर इन 1 hour 5 minutes 7 minutes, दैट्स इट एट मैक्स। अगला जो हमारा एस्टिमेशन है दैट इज कैरियस मेथड। कैरियस मेथड में क्या होता है कि देखिए, कैरियस मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। ये क्या होता है भाई, हेलोजन का मतलब क्या हुआ, हेलोजन लाइट नहीं, हेलोजन का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका जनरल सिंबल क्या होता है, X, और इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। ठीक, तो अब कुछ नहीं किया जाता है, कैरियस ट्यूब है, डायग्राम देख के डरना नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जिनके अंदर हेलोजन है, उसको हम पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, उसके साथ में ट्रीट करते हैं। फिर सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, इसके साथ में ट्रीट करते हैं। कंटेन इन अ ग्लास ट्यूब नोन एज कैरियस ट्यूब। लो भाई देख लो, कैरियस ट्यूब देख लो, ये देखिए इधर ये था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यहाँ HNO3 डाला, AgNO3 डाला, हीट किया। ठीक, तो अंदर से ट्यूब बंद थी। इन अ फर्नेस, भट्टी में कार्बन और हाइड्रोजन, जो आपके वही कार्बन तो CO2 बन जाता है, और पानी वाटर बन जाता है पानी कह रहा हूँ, हाइड्रोजन वाटर बन जाता है, और हेलोजन वो आपके AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके AgX बना ले। लाइक दिस इज इम्पॉर्टेंट। आइए मुद्दे की बात करते हैं। अभी यहाँ पर CO2 वाटर वो सब पहले ही हम देख चुके हैं, लाइबिक्स कंबशन मेथड उसको बोलते हैं, मैंने नाम नहीं बताया था, बट CO2 और हाइड्रोजन को पहले ही परसेंटेज निकाल चुके हैं। नाइट्रोजन की 2 बड़े सरदर्द मेथड से निकाल दी। दिस इज ईजी। कंपाउंड के अंदर जितना भी हेलोजन है जिसका जनरल सिंबल X है, वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgX बना लेगा। अब वो अगर फ्लोरीन है तो AgF, क्लोरीन है तो AgCl, ब्रोमीन है तो AgBr, आयोडीन है तो AgI। अब हम Ag जो भी बना होगा उसके मोल्स निकाल लेंगे। जब मोल्स निकाल लेंगे तो मास निकाल लेंगे, वो मास X का यहीं से आ रहा होगा, परसेंटेज अपने हाथ में होगी। ठीक, आइए एक सवाल आपको समझाता हूँ। 0.26 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, उसको हीट किया हमने नाइट्रिक एसिड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, और उसने हमको 0.31 ग्राम्स AgBr दिया। तो बताइए कि कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड से ही आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन था, वही आ रहा है Ag के साथ मिलके AgBr बना रहा है। तो पूछा गया वो बताइए कंपाउंड में ब्रोमीन के प्रतिशत क्या होंगे। तो भाई कंपाउंड में ब्रोमीन का मास निकालो यार पहले।
कंपाउंड को पहले मैंने ट्रीट किया, देखिए यही केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, ऐसे लिखते हैं कि HNO3 लिखा 1 पे, यानी पहला रिएजेंट HNO3 डाला, दूसरा रिएजेंट AgNO3 डाला और हमें AgBr मिल गया कितना 0.31 ग्राम्स। तो अब Ag का मास होता है 108, Br का होता है 80, तो यानी इसका मोल्स AgBr के कितने हो गए, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इतने मोल्स हैं AgBr के, ये मोल्स हैं AgBr के। अब 1 मोल AgBr होता तो उसके अंदर 1 मोल Br पाया जाता। अब अगर 0.31 अपॉन 188 मोल्स AgBr है तो उसके अंदर इतने मोल्स Br पाया जाएगा। अब 0.31 अपॉन 188 मोल्स जो Br के, उसका मास कितना होगा, मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास Br का। वो मत कहिए कि Br कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तो बस जो Br ले रहे हैं वो इस AgBr के अंदर एक ही Br है, उसका मास 1 मोल का 80 है, तो 0.31 अपॉन 188 मोल्स का कितना होगा, 0.31 अपॉन 188 इंटू 80, यानी 24.8 अपॉन 188 ग्राम। लास्ट में करूंगा डिवीजन। ये सारा का सारा ब्रोमीन कहाँ से आ रहा है, कंपाउंड से आ रहा है। ऑल दिस ब्रोमीन इज कमिंग फ्रॉम कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड ये कितना हो जाएगा, ब्रोमीन का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास इनटू 100। तो ब्रोमीन का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास, ठीक। ब्रोमीन देखिए ब्रोमीन का मास इतना था 24.8 अपॉन 188, कंपाउंड का मास इतना था इनटू 100, लाइक दिस इज 50.7%। ठीक, ये एक हमारा होमवर्क का क्वेश्चन भी आ गया है। देखते हैं भाई कितने लोग कर पाते हैं। NCERT का क्वेश्चन है कि 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ने 0.12 ग्राम AgBr दिया, तो आप बताइए कि कितना ब्रोमीन की परसेंटेज रही होगी। यही कैरियस मेथड से ही सल्फर का भी एस्टिमेशन हो जाता है, वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। वही देखिए, नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन कैरियस ट्यूब, सोडियम पेरोक्साइड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, और फिर उसको प्रेसिपिटेट करा दिया जाता है बैरियम सल्फेट बना के। जो सल्फेट होता है वो बैरियम सल्फेट बना के उसको निकाल लेते हैं, और बैरियम सल्फेट का फिर वजन नाप लेते हैं। बैरियम सल्फेट का वजन नापेंगे, उससे उसके मोल निकालेंगे, उससे सल्फर के मोल निकालेंगे, उससे सल्फर का मास निकालेंगे, वो सारा का सारा सल्फर कंपाउंड से आ रहा होगा। ये देखिए क्या किया हुआ है, जैसे ये मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, 0.4 ग्राम हमारे पास में कंपाउंड था, उसने 0.6 ग्राम बैरियम सल्फेट दिया। उत्तरी कंपाउंड 0.4 और मास ज्यादा कैसे हो सकता है, ये पहली बार मैंने सोचा था। भैया कंपाउंड के अंदर सल्फर है थोड़ा सा, और कंपाउंड के अंदर ये जो मास दे रखा है कंपाउंड का थोड़ी दे रखा है, सल्फर का थोड़ी दे रखा है, ये तो बैरियम सल्फेट का दे रखा हो, तो हम बाहर से रिएजेंट डाल लें, तो हमें तो उसमें से सिर्फ सल्फर का मास चाहिए, तो डरिए नहीं। ठीक, फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर इन दी कंपाउंड। ये कंपाउंड में के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, वो सारा सल्फर इधर, ओह जब लेक्चर खत्म होने वाला है तब लाइट आई है। ठीक, BaSO4 कंपाउंड के अंदर BaSO4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम ये NCERT वालों ने देखिए कैसे किया हुआ है, एक दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा कि अगर इतना मास था, हमें 0.6 ग्राम मिला था, तो उसका मोल निकाल लेंगे। 0.6 अपॉन BaSO4 का GMM 233 होता है, इतने मोल्स हैं, इतने ही मोल सल्फर के होंगे, तो अब सल्फर का मास हो जाएगा इनटू 32, इतना मास होगा सल्फर का। ये सारा का सारा मास कहाँ से आ रहा होगा, कंपाउंड से आ रहा होगा। कंपाउंड का मास है 0.4, तो इनटू 100 कर लेंगे तब निकल कर आएगी। ये भी करिएगा, हल का हल आधा सा हिंट दिया हुआ है, इसको भी होमवर्क की तरह करिएगा। ये एज एन इलस्ट्रेशन इन्होंने क्वेश्चन देखिए किया हुआ है कि 0.17 ग्राम 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट दे रहा है, तो देखिए 0.4813 अपॉन 233, ये तो क्या होगा, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट इंटू 32। जितने बेरियम सल्फेट के मोल्स होंगे, जितने बेरियम सल्फेट के मोल्स होंगे उतने ही सल्फर के मोल्स होंगे, तो सल्फर के भी मोल्स इतने ही इंटू 32 मास ऑफ सल्फर। अब ये पूरा मास कहाँ से आ रहा है, ये पूरा मास देखिए 32, 4.38, 233, ये पूरा मास ये डिवाइडेड बाई 0.157, ये मास कहाँ से आ रहा है, आपके कंपाउंड से आ रहा है, इंटू 100, तो 42%। ठीक,
लास्ट ये ऑक्सीजन की परसेंटेज पे बेस्ड है। इस पे अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ ऑक्सीजन ये हमने देखिए एम्पेरिकल फार्मूले में बताया था कि जब सब निकल आते हैं जो बचा हुआ रह जाता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। अब उसमें याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का एस्टिमेशन होता है कि दिस इज कार्बन या फिर रेड हॉट चारकोल। जब इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं तो O2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का I2O5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो I2 और CO2 बन जाती है। तो उससे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल लेता हूँ और उससे O2 निकाल लेता हूँ। तो ये O2 को पता करने का मेथड है। इस पर एक अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। एनीवेज क्योंकि टाइम बिल्कुल ओवर हमारा होने वाला है, तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं जिनको आप देख लीजिए। होमवर्क के क्वेश्चन है कुछ, इस बार थ्योरेटिकल टाइप के भी क्वेश्चन है क्योंकि मैं एनसीईआरटी के सवाल दे रहा हूँ। तो ये है कि देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ड्यूमास मेथड, ज़ेल्डाल मेथड। थ्योरेटिकल सवाल है, लिखना है कि ड्यूमास मेथड में N2 बनाते हैं और गैसियस के मोल निकालते हैं, ज़ेल्डाल मेथड में NH3 बनाते हैं और फिर एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं। फिर हेलोजन, सल्फर और फॉस्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, उनका हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं। फॉस्फोरस मैंने नहीं बताया है, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन अगली क्लास में एक एक इलस्ट्रेशन ले लेंगे। हेलोजन और सल्फर बता दिया है, ठीक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का को CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको लिखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है नॉन मेटल की, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, KOH मोल चोरी कर लेता है। ये है, ये फिर 12.32 हमारा एक न्यूमेरिकल है, वही कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है और बाकी ऑक्सीजन है। तो CO2 का मास और वाटर वो इतना है, तो ये पूछा गया है, ये एक न्यूमेरिकल है, ये होमवर्क है, करके मुझे भेजिए। फिर एक और ये ज़ेल्डाल मेथड का न्यूमेरिकल है, होमवर्क है, करके मुझको भेजिए। फिर ये कैरियस मेथड का क्लोरीन का 35.5 होता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl Ag का 108 होता है, कैरियस मेथड है, ये मुझको करके भेजिए। फिर एक कैरियस मेथड है, सल्फर एस्टिमेशन है 0.468 0.68, ये करके मुझको भेजिए। ये होमवर्क वाले हमारे क्वेश्चंस हैं, ये रहे। DPP भी हमारी आपके 9 आ चुकी है, वो जो हमारे ऑपरेटर हैं हरीश भाई, और वो DPP भेज चुके हैं, वो जस्ट लेक्चर के बाद में फ़ौरन रिलीज़ कर दूंगा। नेक्स्ट वीक हमारे पहली क्लास लाइव क्लास होगी, तो उससे पहले ये सब काम आप कंप्लीट कर लें, जिसमें हम DPPs भी डिस्कस करेंगे, पुरानी वाली भी, और 7, 8, 9, तो और फिर अपने आगे की पढ़ाई भी करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, ये सब होमवर्क आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, सब कुछ बुक के अंदर है, आगे की चीज़ें हमने ली है। तो ऐसे ही मैं आने वाले लेक्चर्स में भी आपको बड़े प्यार से परेशान करता रहूँगा। तो आप भी मुझे परेशान करते रहिए, अपना होमवर्क भेज के, क्वेश्चंस भेज के, सॉल्यूशंस भेज के। तो चलिए हम एक दूसरे को परेशान करने का ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।